ठीक है, तो इसे खोलकर देखते हैं। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प हिंदी लेख के कुछ अंश हैं जिसका शीर्षक है भारत का भविष्य। और ये कोई न्यूज़ रिपोर्ट या एकेडमिक पेपर नहीं है। ये एक गहरा, एक दार्शनिक चिंतन है। बिल्कुल। और लेखक की शुरुआत ही एक बहुत चौंकाने वाले सवाल से होती है। वो पूछते हैं कि क्या किसी देश का मन, उसका चित्त जवान या बूढ़ा हो सकता है? शारीरिक उम्र की तरह नहीं। नहीं, सोचने के तरीके के तौर पर। और अगर ऐसा है तो भारत का चित्त कैसा है? यही इस पूरे लेख की बुनियाद है। तो इस चर्चा का हमारा मिशन इस लेख की नब्ज पकड़ना है ना? हम इन विचारों की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि ये जवान और बूढ़े चित्त का मतलब क्या है, और लेखक के हिसाब से वो कौन सी मानसिक बेड़ियां हैं जिन्हें तोड़कर भारत एक नया भविष्य बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो लेखक एक बहुत ही अजीब चीनी कहानी से शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि महान विचारक लाओ त्से जब पैदा हुए तो वो बूढ़े थे। हाँ? सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां। सुनने में बिल्कुल बेतुका लगता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि जब वो भारत की तरफ देखते हैं तो उन्हें ये कहानी सच लगने लगती है। जैसे यहाँ के लोग जन्म से ही एक बूढ़ी आत्मा लेकर आते हैं। और यहाँ पर बूढ़ा होने का मतलब उम्र से बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका मतलब एक खास तरह की मानसिकता से है। एक ऐसा मन जो हमेशा अतीत में जीता है, हमेशा पीछे देखता है। हाँ, बूढ़ा व्यक्ति या राष्ट्र वो है जो हमेशा पीछे की तरफ देखता है। उसकी सारी बातचीत, सारा गौरव, सब कुछ अतीत से जुड़ा है। हमारे पास राम राज्य था, स्वर्ण युग बीत चुका। एक समय था जब हम सोने की चिड़िया थे, सब कुछ था, हो चुका। और इसके ठीक उलट जवान चित्त वो है जो भविष्य की तरफ देखता है। उसकी नजर इस पर है कि क्या हो सकता है, क्या बनाया जा सकता है। लेखक ने यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त उपमा दी है। वो कहते हैं कि भारत एक ऐसी गाड़ी की तरह हो गया है जिसमें आगे देखने वाला शीशा, विंडशील्ड तो है ही नहीं, बस एक बहुत बड़ा रियर व्यू मिरर है जिसमें सिर्फ बीता हुआ रास्ता दिखता है। बिल्कुल। और ऐसी गाड़ी चलाने का नतीजा क्या होगा? दुर्घटना। सिवाय दुर्घटना के कुछ नहीं। और देखिए, लेखक का ये मतलब नहीं कि अतीत को भूल जाओ। हाँ, ये जरूरी है। वो कहते हैं कि अतीत का उतना ही उपयोग है जितना गाड़ी में रियर व्यू मिरर का होता है। बस एक नजर डालने के लिए कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा, लेकिन गाड़ी तो आगे देखकर ही चलाई रहती है। हाँ, मंजिल तो भविष्य में है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या कोई ये तर्क नहीं दे सकता कि अपने इतिहास को समझना, अपनी गलतियों से सीखना भविष्य बनाने के लिए जरूरी है? कहीं हम अतीत को देखने के चक्कर में उसे पूरी तरह खारिज तो नहीं कर रहे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और लेखक इसका जवाब भी देते हैं। वो अतीत के अध्ययन के खिलाफ नहीं है, बल्कि अतीत के गौरवगान के खिलाफ है। अच्छा, गौरवगान? हाँ, उस जुनून, उस ऑब्सेशन के खिलाफ है जो हमें वर्तमान की समस्याओं को हल करने से रोकता है। जब कोई कौम ये मानने लगती है कि उसका सबसे अच्छा दौर तो बीत चुका, जिसे सतयुग कहा जाता था, और अब तो कलयुग है। बिल्कुल, मतलब अब तो डार्क एज है जिसमें सब कुछ बदतर ही होना है, तो ये एक तरह का राष्ट्रीय निराशावाद बन जाता है। तो ये सतयुग और कलयुग वाली बात सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक बाधा है। एकदम। अगर किसी समाज को यकीन हो जाए कि उसके सबसे अच्छे दिन बहुत पीछे छूट गए हैं और अब हालात बिगड़ने ही वाले हैं, तो फिर कोई नई चीज बनाने की प्रेरणा ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। एक ऐसा विश्वास जो खुद को ही सच साबित कर देता है। जब आप मान लेते हैं कि हार निश्चित है, तो आप लड़ने की कोशिश ही छोड़ देते हैं और अंत में हार जाते हैं। हाँ, लेखक कहते हैं कि सदियों से पीछे देखने की इस आदत ने भारत के मन में भविष्य के लिए एक गहरा अविश्वास पैदा कर दिया है। तो इसी अतीत के गौरवगान से जुड़ा एक और विचार इस लेख में है, जो सच कहूं तो जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे रुककर सोचना पड़ा। ये काफी विवादास्पद लग सकता है। लेखक का तर्क है कि अतीत की महानता का एकमात्र सबूत भविष्य होता है। हाँ, ये इस लेख का शायद सबसे शक्तिशाली और सबसे चुनौतीपूर्ण विचार है। क्या मतलब है इसका? लेखक कहते हैं कि अगर हम भविष्य में राम से बेहतर इंसान पैदा नहीं कर सकते, तो पूरी दुनिया एक दिन कहेगी कि राम बस एक कहानी थे, एक कल्पना। वाह। अगर हम भविष्य में कृष्ण से ज्यादा प्रज्ञा वाले लोग नहीं बना सकते, तो दुनिया कृष्ण को भी नकार देगी। तो ये तो सम्मान की पूरी परिभाषा को ही पलट देता है।
मतलब लेखक ये कह रहे हैं कि अपने पूर्वजों का सम्मान सिर्फ उनकी तारीफों के गीत गाने में नहीं है, नहीं, बल्कि उनसे भी बेहतर भविष्य बनाकर दिखाने में है, कि यही उनके प्रति सबसे बड़ा सम्मान होगा। सटीक। ये विरासत को एक म्यूजियम में रखी हुई चीज की तरह देखने के बजाय एक नींव की तरह देखता है, जिस पर और भी शानदार इमारत खड़ी करनी है। लेखक एक और उदाहरण देते हैं, बेटा बाप का सबूत होता है। अच्छा। अगर बेटा लायक है तो दुनिया मानती है कि उसका पिता भी महान रहा होगा, लेकिन अगर बेटा भीख मांग रहा हो तो वो कितनी भी कहानियां सुनाए कि मेरे परदादा राजा थे, कोई यकीन नहीं करेगा। कोई यकीन नहीं करेगा। दुनिया वर्तमान को देखती है, अतीत की कहानियों को नहीं। और यहीं से वो जगत गुरु वाले विरोधाभास पर आते हैं। हाँ, एक तरफ हम दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन दूसरी तरफ लेखक के अनुसार हमें एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक हर छोटी बड़ी तकनीक के लिए दुनिया की तरफ देखना पड़ता है। ये दावा और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। लेखक इसे एक तरह का साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। मतलब एक बचाव का तरीका। हाँ, जब असलियत बहुत चुभती है तो मन खुद को बचाने के लिए एक आरामदायक कहानी कर लेता है। जब कोई अंदर ही अंदर जानता है कि वो जगत का शिष्य बन चुका है, तो वो अपने अहंकार को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाता है कि मैं जगत गुरु हूँ। तो ये वर्तमान की कमी को अतीत के गौरव के कंबल से ढकने की एक नाकाम कोशिश है। बिल्कुल, ये एक मानसिक जाल है, और लेखक का मानना है कि जैसे हम हार के लिए मानसिक मॉडल बना सकते हैं, वैसे ही हम जीत के लिए भी बना सकते हैं। हाँ, और इसी बात को समझाने के लिए वो एक फकीर की अविश्वसनीय कहानी सुनाते हैं। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे एक लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीती जा सकती है। अच्छा। हाँ, कहानी कुछ यूं है कि एक राज्य की बहुत छोटी सी सेना है और उसका सामना 10 गुना बड़ी दुश्मन सेना से होने वाला है। सेनापति पूरी तरह हिम्मत हार चुका है। बिल्कुल, वो अपने सम्राट के पास जाकर कहता है, लड़ना बेकार है, हमारी हार निश्चित है, हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। पूरी सेना में निराशा का माहौल है। सेना का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है, और तभी एक रहस्यमयी फकीर सामने आता है। वो कोई भाषण नहीं देता, वो बस सेना का झंडा उठाता है और दुश्मन की तरफ चलना शुरू कर देता है। रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। वो पूरी सेना को वहां इकट्ठा करता है और अपनी जेब से एक सिक्का निकालता है। एक सिक्का? वो सैनिकों से कहता है, हम अंदर देवता से पूछेंगे कि हमारी जीत होगी या हार। मैं ये सिक्का उछालूंगा, अगर ये सीधा गिरा तो हमारी जीत पक्की है, और अगर उल्टा गिरा तो हमारी हार निश्चित है। और वो सिक्का हवा में उछालता है। सबकी सांसें रुकी हुई हैं। सिक्का जमीन पर गिरता है और वो सीधा होता है। और बस उस एक पल में सब कुछ बदल जाता है। सैनिकों में जैसे बिजली दौड़ जाती है। वो चीखने लगते हैं, जब परमात्मा ही हमारे साथ है तो हमें कौन हरा सकता है। वो भूल जाते हैं कि दुश्मन 10 गुना बड़ा है। वो लड़ते हैं और एक असंभव लड़ाई जीत लेते हैं। हाँ, बाद में जब सेनापति उस फकीर को धन्यवाद देने आता है तो फकीर उसे वो सिक्का दिखाता है और राज खुलता है। वो सिक्का दोनों तरफ से सीधा था, उसमें उल्टा हिस्सा था ही नहीं। क्या कहानी है ना? ये इस विचार को रेखांकित करती है कि विचार अंततः वस्तुएं बन जाते हैं। आपका विश्वास ही आपकी हकीकत का निर्माण करता है। उस फकीर ने हार की संभावना को ही खत्म कर दिया था। बिल्कुल। लेखक का तर्क यह है कि भारत ने एक ऐसा सिक्का चुन लिया है जो दोनों तरफ से उल्टा है। भाग्य, किस्मत, नियति। हाँ, इन शब्दों के पीछे छिपकर हमने अपनी हार पहले से ही तय कर ली है। जब कोई कौम मान लेती है कि हमारा तो भाग्य ही खराब है, तो वो कोशिश करना छोड़ देती है और उसका भाग्य सचमुच खराब हो जाता है। तो अगर इस मानसिकता को बदलना है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? कौन इस बदलाव को लाएगा? यहीं पर लेखक अपनी चर्चा के शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। हाँ, पीढ़ियों के बीच का संघर्ष। बिल्कुल। वो ज्ञान के विस्फोट, नॉलेज एक्सप्लोजन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि पिछले 20-30 सालों में इंसान ने जितना ज्ञान इकट्ठा किया है, उतना शायद पिछली कई सदियों में नहीं किया था। और इस तेजी से बदलते ज्ञान का समाज पर, खासकर परिवार के ढांचे पर बहुत गहरा असर पड़ा है। और वो असर क्या है? असर ये है कि वो पुराना मॉडल टूट गया है, जहां पिता हमेशा बेटे से ज्यादा जानता था। अच्छा। ये सच है कि पिता के पास जीवन के अनुभव से आई प्रज्ञा है, विजडम है, लेकिन बेटे के पास आज नवीनतम ज्ञान है, लेटेस्ट नॉलेज है। हाँ, ये तो है। आज एक 20 साल का लड़का टेक्नोलॉजी के बारे में अपने 50 साल के पिता से कहीं ज्यादा जानता है। वही तो, 30 साल पुराना ज्ञान आज काम का नहीं रहा। तो एक के पास अनुभव है
और दूसरे के पास जानकारी। और यहीं पर लेखक एक और बहुत मार्मिक उपमा का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि भारत की पुरानी और नई पीढ़ी की हालत एक जलते हुए जंगल में फंसे एक अंधे और एक लंगड़े आदमी जैसी हो गई है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। अंधा आदमी, जो युवा पीढ़ी का प्रतीक है, उसके पैर मजबूत हैं, वो तेजी से दौड़ सकता है, उसके पास ताकत है, ऊर्जा है, नया ज्ञान है, लेकिन वो अंधा है, उसे रास्ता नहीं दिखता। उससे अनुभव नहीं है कि किस दिशा में जाना है। और लंगड़ा आदमी, जो पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है, वो चल नहीं सकता, उसके पास ताकत नहीं है, लेकिन उसकी आंखें हैं। वो देख सकता है कि जंगल से बाहर निकलने का रास्ता किधर है। उसके पास जीवन का अनुभव है, प्रज्ञा है। अब सोचिए, उस जलते हुए जंगल से बाहर निकलने का क्या तरीका है? सिर्फ एक ही रास्ता है कि लंगड़ा आदमी अंधे के कंधे पर बैठ जाए। बिल्कुल, एक की आंखें और दूसरे के पैर, एक का अनुभव और दूसरे की शक्ति, प्रज्ञा और ज्ञान का संगम। अगर वो दोनों मिल जाएं, तो दोनों बच जाएंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि भारत में उसका उल्टा हो रहा है। हाँ, अंधा और लंगड़ा आदमी दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अंधा आदमी कह रहा है तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारा अनुभव बेकार है, हटो मेरे रास्ते से। और लंगड़ा आदमी कह रहा है तुम्हारे पास सिर्फ किताबी ज्ञान है, तुम्हें दुनिया की समझ नहीं, तो मेरी बात सुनो। वो सहयोग करने के बजाय एक दूसरे को ही खत्म करने में लगे हैं, जबकि जंगल में आग चारों तरफ फैल रही है। और यही, लेखक के अनुसार, यही भारत की सबसे बड़ी त्रासदी है। दो पीढ़ियों के बीच संवाद की, सहयोग की खाई इतनी गहरी हो गई है कि देश की सबसे बड़ी ताकत, युवाओं की ऊर्जा और बुजुर्गों का अनुभव, वो एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो इस लेख का सार यही है कि भारत को अगर एक नया भविष्य बनाना है तो उसे अपनी मानसिकता को बदलना होगा। इस पुरानी हार को स्वीकार करने वाली अतीत जीवी सोच को तोड़ना होगा। ये भाग्य के भरोसे बैठे रहने के विचार को सीधी चुनौती है। बिल्कुल, ये अतीत का सम्मान करने लेकिन भविष्य की ओर देखने का एक शक्तिशाली आह्वान है। हाँ। और ये लेख अपने अंत में हम सब के लिए सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाता है। क्या? लेखक इशारा करते हैं कि भारत के युवा अक्सर पुराने ढांचों में ही नौकरी मांगते फिरते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई सरकारी अफसर। वो नए काम बनाने के बारे में नहीं सोच रहे। हाँ, ये बात तो है। तो सोचने वाली बात ये है, और ये सवाल हमारे श्रोताओं के लिए भी है, अगर ज्ञान ही आज की नई शक्ति है और किसी भी देश की सबसे बड़ी समस्याएं ही उसके लिए सबसे बड़े अवसर पैदा करती हैं, तो आज भारत में वो कौन सा एक क्षेत्र हो सकता है जहां एक पूरी तरह से नया समाधान या काम बनाया जा सकता है? एक ऐसा काम जो भी मौजूद ही नहीं है। हाँ, एक ऐसा काम जो भारत की किसी अनोखी समस्या को हल करता हो। इस पर सोचना शायद इस चर्चा का सबसे सही अगला कदम होगा।